मतलब 870 रुपये भुगतान करना, आप 5.5 मतलब वेतन तो पूरा डाला जा रहा है। मटेरियल की कोई क्वालिटी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप जबरन उस कंपनी का भुगतान कराने में लगे हैं। बंदूकों मतलब हथियारों से संदर्भित बैरल का एक निर्माण कराने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दी गया है। इसकी मैंने शिकायत की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग से। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी मैंने शिकायत भेजी थी। आधे से ज्यादा बैरलें टेस्टिंग में जब फटती हैं, हम सेना की बात इसलिए कर रहे हैं कि सेना के हाथों में जो हथियार है, जब ये बैरल टेस्टिंग में भारी मात्रा में फटी, भारत देश, यहाँ के नागरिक इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे भारत की सीमा पर तैनात सेना के जवान लगातार सर्दी हो या भीषण बर्फबारी हो या फिर भीषण गर्मी हो, इन सब के बीच में देश की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो नेशन नाउ समाचार की टीम उनको सैल्यूट करता है। अब आप बात करेंगे कि हम सेना की बात क्यों कर रहे हैं। हम सेना की बात इसलिए कर रहे हैं कि सेना के हाथों में जो हथियार है, शायद उसी के दम पर वो देश की सीमाओं की रक्षा करने का जज्बा अपने दिल में लिए फिरते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है, मजबूर ये करता है कि जो सेना के कंधों पर उनके जो हथियार हैं, उन हथियारों में किस तरीके का मामला निकल कर आया है। इस समय हम लोग कानपुर में हैं। मंडल प्रभारी हैं राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में बैठे हैं, वार्ड 91 के पूर्व पार्षद हैं। इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ की आयुध निर्माणी के अंतर्गत एक ऐसा मामला उठाया है जिसको लेकर के चर्चा की बात बन गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया इनका एक पत्र जो अब चर्चा में हो गया है। पूरा मामला उन्हीं से जानेंगे, क्या है पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। क्या मामला है ये पूरा, इस पत्र का जो आपने दिया केंद्रीय सतर्कता आयोग को? देखिए, हमारे यहाँ कानपुर महानगर में 5 फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस की, जिसमें स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और फील्ड गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री। चूंकि कानपुर महानगर मैनचेस्टर जिला कहा जाता है और मजदूरों का क्षेत्र कहा जाता है। हमने 2014 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था HL गेट पर, और उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी यूनियन का निर्माण किया था जिसका नाम था कि HL संविदा श्रमिक संघ। करीब हमारी यूनियन में 2,500 से 3,000 ऐसे कर्मचारी थे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे। उनके लिए मैंने मतलब यूनियन तैयार की थी और अपनी कुछ मांगों को लेकर बहुत लंबा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 1 हफ्ते का किया था। और उस समय की सरकार, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ चुकी थी, इसलिए इतनी हिम्मत भी कर पाया था कि हमारे ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी न्याय मिले। न्याय की प्रक्रिया में पूरे देश में जितने भी रक्षा प्रतिष्ठान हैं, जितने भी, चाहे वो भेल हो, गेल हो, सेल हो, NTPC हो, UPSIDC हो, इंडियन ऑयल हो, आपका एलेम्को कानपुर में है, तो उनके जो आउटसोर्सिंग वर्करों की समस्याएं होती थी, तो मुझे लगता था कि उस आंदोलन से 90% समस्याएं समाप्त हो गई थी। लेकिन चूंकि जहां तक मैनेजमेंट का विषय है, मैनेजमेंट कुछ भी करता है, किसी को भी अपने कहते हैं ना अपने अधिकारों का हनन मतलब दुरुपयोग करते हुए किसी भी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर देता है। ऐसा ही एक मामला मेरे संज्ञान में आया था। लघु शस्त्र निर्माणी है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। तो वहां पर बंदूकों मतलब हथियारों से संदर्भित बैरल का एक निर्माण कराने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है जिस जस्ट 60-70 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब आप समझिए ना कि हम सरकारी कंपनियों से जो चीजें खरीदते थे उससे कहीं ज्यादा रेट पर आधे से ज्यादा बैरलें टेस्टिंग में जब फटती हैं, तो आप ये समझिए कि अगर वो बैरल टेस्टिंग ना हो और सीधे सेना के जवानों को हमारे सप्लाई की जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जनहानि होगी। इसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। जब ये बैरल टेस्टिंग में भारी मात्रा में फटी, तब ये संज्ञान लेते हुए कुछ मटेरियल को रद्द किया गया और बाकी मटेरियल का मतलब पूर्ण रूप से भुगतान करा दिया गया। वहां पर एक महाप्रबंधक हैं सुरेंद्रपति यादव जी, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में, जो निरंतर 2021 से एक ही पद पर कार्यरत हैं, और खरीद फरोख्त में बिना उनके सहयोग के कोई भी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल ना खरीदा जाता है ना बाहर जाता है। तो उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए का ऐसा राजस्व का जो है भ्रष्टाचार में समाप्त कर दिया, जिसकी मैंने शिकायत की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग से। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी मैंने शिकायत भेजी थी, माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यालय को भी मैंने शिकायत भेजी थी। उस शिकायत के क्रम में चूंकि मुझे भी पत्र भेजकर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बताया कि आपकी जांच का आपका विषय का संज्ञान लिया जा चुका है, उस पर जांच प्रारंभ हो चुकी है। वो पत्र है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, वो पत्र है मेरे पास।
जो मेरे पास वहां से जो आपने दिया था पत्र और जो वहां से जवाब आया? कि ये पत्र मैंने दिया था, ये 3 पन्ने का पत्र मैंने जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा था। उसके जवाब में उन्होंने मुझे भी पत्र भेजा था, इसका भी जो है आप देखेंगे, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे मतलब नोटिस किया था कि आपके इसका जवाब मतलब जांच प्रारंभ कर दी गई। लेकिन मदान्धता इस बात की देखिए कि एक महाप्रबंधक, जो इसके फैक्ट्री में जो कर्मचारी नेता होते हैं, उनके एक नेताजी का मेरे पास फोन आता है, मुझसे ये कहते हैं कि राघवेंद्र जी ये बताइए आपके नाम से किसी ने महाप्रबंधक जी की शिकायत की है? क्या हमारे चैनल पे उस नेताजी का नाम बता सकते? नेताजी का नाम लेना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, नेताजी बहुत छोटे हैं, विषय बहुत बड़ा है। क्योंकि हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि मजदूरों ने उन्हें नेता बनाया तो मजदूर हित की बात करें, मैनेजमेंट के हित की बात नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र में तो जनता ही सब कुछ है, चाहे वो फैक्ट्री का चुनाव हो चाहे जनता का चुनाव हो। उन्होंने मुझसे ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आपके पास ऐसे क्या एविडेंस हैं जो आपने शिकायत की। तो मैंने उनको कहा कि आप कौन है भाई, कोई जांच अधिकारी अगर आपको नियुक्त कर दिया गया हो तो आप एविडेंस मांगिए। जबकि इस तरह की शिकायतों में हमेशा शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। वहां के महाप्रबंधक जी ने मेरा नाम तो गोपनीय नहीं रखा, अपने तमाम गुर्गों को बताने का काम किया। और जब वो इससे भी नहीं माने, इसकी मैंने दोबारा रिमाइंडर देकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनः शिकायत की थी, तो महाप्रबंधक जी ने द्वेष से बस मुझको एक 15 लाख का नोटिस भेजा, मानहानि का दावा किया मेरे ऊपर कि आपने मेरे ऊपर करप्शन के आरोप लगाए। हमने ऐसे नहीं लगाए, मेरे पास व्यक्तिगत उसके प्रमाण हैं। प्रमाण के आधार पर हर उस राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्र का कोई भी नुकसान हर व्यक्ति का नुकसान होता है। तो मुझे लगता था कि ये शिकायत उठानी चाहिए, तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा था, उस पर जांच भी चल रही है। उन्होंने मुझसे एविडेंस वगैरह मांगे हैं, मैंने उस एविडेंस को भेजा है। क्या आपका, जैसे आपने बताया कि 15 लाख रुपए का उन्होंने मानहानि का आपको नोटिस भेजा, बावजूद इसके एक बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। क्या आपको लगता है इस मुद्दे को उठाने के एवज में आपको कुछ जोखिम भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, हम तो जोखिम में जीते हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, केवल इतना ही कह सकता हूँ कि देश प्रेम का मूल प्राण है, देखें कौन चुकाता है, और देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है, और सकल मोह ममता को तजकर माता जिसको प्यारी हो, शत्रु का ये छेदन हेतु जिसकी तेज कटारी हो, आज उसी के लिए संग ये भुज अपने फैलाता है। मैं तो उस संस्था का कार्य करता हूँ जहाँ पर व्यक्ति का तो निर्माण होता है, चरित्र का भी निर्माण होता है, और तिनका तिनका अपने शरीर का, हमारे कई सरसंघ चालकों का ये इतिहास रहा है कि अपने शरीर को गिलाकर माँ भारती की सेवा में अपने आप को सर्वस्व निछावर किया। मैं ऐसे संगठन का कार्य करता हूँ, इसलिए जोखिम का कोई विषय ही नहीं है। मैं आपका विषय पुनः इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि एक लैक्सोम स्टील लिमिटेड है, कंपनी है, जो कि ना कोई सरकारी कंपनी है, ना तो इसने आज तक कभी किसी रक्षा प्रतिष्ठान में मटेरियल सप्लाई किया। जबकि उसके पूर्व में हमारे पास ये मटेरियल आता था सेल सरकारी, एसएल स्टील इंडिया लिमिटेड से आता था, जो भारत सरकार के 9 रत्नों की कंपनी है। उसी से यही मटेरियल हम 128 रुपए में कंपनियां खरीदती थी, लेकिन इस फर्जी कंपनी को 175 रुपए के हिसाब से उस मटेरियल का भुगतान किया गया, जिसमें कि 80% बैरलें टेस्टिंग में फटी। और जबकि ये 128 रुपए के मटेरियल की आज तक एक भी बैरल नहीं फटी। ये किस बात का घोतक है? ये सीधे सीधे रक्षा प्रतिष्ठानों के अंदर बैठकर एक मोनोपोली वहां के महाप्रबंधक चला रहे हैं। और चूंकि मैं तो पत्र के जवाब का इंतजार कर रहा हूं, अपने शिकायत पत्र में वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अगर वो निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो बहुत से ऐसे विषय हैं कि मुझे फैक्ट्री गेट पे हो सकता है धरने पे भी बैठना पड़े, और आवश्यकता पड़ी तो अनशन भी करने के में मैं कहीं पीछे नहीं हूं। मैं तो पूर्व में कई बार ऐसे आंदोलनों को कर चुका हूं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना तो मेरा नैतिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त ये जो भी आपने बताया खरीदारी में जो 128, 175 ये जो भी रुपए आपने बताए हैं, इसके अतिरिक्त और किस तरीके की शिकायतें हैं जो सेना के हितों से जुड़ी हुई हो, रक्षा प्रतिष्ठानों के हितों से जुड़ी हुई? देखिए, ये भारत सरकार के रक्षा प्रतिष्ठान की कंपनी थी, क्योंकि वर्तमान की सरकार ने इसको लिमिटेड का दर्जा दिया है, प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप 128 रुपए किलो वाले चीज को आप 178 रुपए में खरीदें। मटेरियल की कोई क्वालिटी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप जबरन उस कंपनी का भुगतान कराने में लगे हैं। क्योंकि आज देश के अंदर जितने भी रक्षा प्रतिष्ठान हो, जितने भी रक्षा से जुड़े हुए उत्पाद बनते हैं, जिन जिन फैक्ट्रियों में, आज की डेट में वहां के मजदूरों की भी आप व्यवस्था को देखेंगे तो मुझे लगता है कि
परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा वहाँ पर आउटसोर्सिंग वर्कर भी है। ये विषय चूँकि मैंने इसलिए उठाया कि 2014 में मैंने बड़ा आंदोलन किया था, सरकार ने इसका संज्ञान लिया था। तत्कालीन सेवायोजन मंत्री थे बंडारू दत्तात्रेय जी। उन्होंने इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी आया था और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की भी घोषणा के लिए एक आधारशिला कैबिनेट में रखी गई थी। उस निमित्त पूरे देश उसके पहले चूंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड का वेतन तो आता था, लेकिन मजदूर के जेब में कितना जाता था ये सबको मालूम है, चूंकि कानपुर महानगर मजदूरों का शहर है। लेकिन 2014 के बाद से आज उस फैक्ट्रियों के अंदर कोई भी मजदूर, चाहे वो आउटसोर्सिंग का वर्कर हो, पहली बात तो संविदा खत्म कर दी गई, प्राइवेट भर्तियां मुश्किल से मिनिमम होने लग गई। और चूंकि आउटसोर्सिंग भारी मात्रा में, अगर आप पूरी फैक्ट्री का वर्कलोड देखेंगे तो 80% लोड उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर आता है। तो उसके जो है सामाजिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की थी। वो आज की डेट में मुझे लगता है कि 99% जगहों पर ईएसआई कवरेज हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, फंड भी उसको मिलने लगा होगा, सामाजिक सुरक्षा का कवच भी उसको मिला होगा। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों में, जैसे हमारे यहाँ 3 फैक्ट्रियां हैं, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कुछ वहाँ के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वहाँ के मुंशी गेट कीपर ने जो है गाली गलौज करके भगा दिया। अगर सरकार 850 रुपए, 870 रुपए अनस्किल्ड का वेतन पर डे के हिसाब से अगर उन कर्मचारियों का भुगतान कर रही है, तो यहीं के अपने आप के महाप्रबंधक महोदय इन्हीं की सह पर वहाँ के ठेकेदारों द्वारा मतलब 870 रुपए भुगतान करना, 5.5 मतलब वेतन तो पूरा डाला जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री गेट के बाहर उनसे वसूली की जा रही है, उनसे उनकी जेब में सीधे डकैती की जा रही है। और अगर कोई कर्मचारी उसका विरोध कर रहा है तो उसको घर में बैठने के लिए कह दिया जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और ये बंद चूंकि निषिद्ध स्थान है, इन जगहों पे सीधे सीधे बाहर के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग भारतीय मजदूर संघ के भी कार्यकर्ता हैं और बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संघ ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने संगठन को बनाया है, तो उसके निमित्त तो ये आवाज मैं उठा ही रहा हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो जन आंदोलन भी करने में मैं पीछे नहीं हूँ, क्योंकि उन कर्मचारियों का विषय है जो 70 से 80% वर्क करने दें। मतलब भारत सरकार का काम आज ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वहां के अधिकारी हो सकते हैं, एचएल के अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर काम का कोई विषय आएगा तो 80 से 90% कर्मचारी जो वहां का वर्कलोड है वो आउटसोर्सिंग वर्कर ही करता है। कितना समय होगा शिकायती पत्र दिए? देखिए, ये मैंने अक्टूबर में शिकायती पत्र भेजा था, नवंबर में उनका जवाब आया था, दिसंबर में भी चूंकि फैक्ट्री से भी एक मेरे पास फोन आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल या कोई सकारात्मक कार्रवाई या कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। मैंने पुनः रिमाइंडर भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा है, माननीय रक्षा मंत्री जी को भी भेजा है और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेजा है। अब उसमें कितना वो संज्ञान लेते हैं ये देखने का विषय है, लेकिन अगर ऐसा संज्ञान नहीं लेंगे और इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह की दलाली, इसी तरह की घूसखोरी, इसी तरह का मजदूरों का उत्पीड़न अगर जारी रहेगा तो होली बात, इस पर हम बड़ा कदम उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा जी। निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है और मुद्दा भी ऐसा है जो सीधा देश हित से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जो विपन्स, जो हथियार तैयार होते हैं, वे सेना के कंधों पर सुशोभित होती हैं, जिसके जरिए वो हमारे दुश्मनों को धूल चटाते हैं, यहाँ तक कि उनको परलोक का रास्ता भी दिखाते हैं। और ये भी केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानना होगा, देखना होगा, सुनना होगा कि एक यदि जागरूक नागरिक किसी तरीके की शिकायती पत्र दे रहा है तो उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये जांच करने के बाद तय करें और निश्चित तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई करें जो इस गलत कार्यों में लिप्त हैं, देश के हित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार।